हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरंग सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं और देखते हैं आज की खबरें क्या हैं। चलिए देखिए, पहले स्लाइड पे क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है कि कौन सा पुरस्कार किसको मिलेगा। तो आप याद रखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न में हमने आपको 4 लोगों को नाम ही बताया था, लेकिन दिया कितने लोगों को जाएगा? 5 लोगों का। ये डिसाइड हो चुका है कब दिया जाएगा। 29 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाएगा, इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला किसको दिया गया। रोहित शर्मा को, क्रिकेटर जो हैं उनको दिया गया है। मरिप्पन जो पैरा एथलेटिक्स है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। मनका बत्रा टेबल टेनिस, इनको दिया गया है। विनेश फोगाट जो कुश्ती से हैं उनको दिया गया है। रानी रामपाल जो हॉकी की कैप्टन है, ये याद रखिएगा। ये 5 नाम बेहद इंपॉर्टेंस है, हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनमें से किसको मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में हमने आपको बताया था कि ये भारत का खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 का कार्यकाल माना जाता है। पहली बार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को 1992 में। ठीक है, तो इतना चीज़ें का आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी कमेटी नियुक्त हुई थी। तो भारत सरकार के जो न्यायमूर्ति थे मुकुंदम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जज हैं, इनकी अध्यक्षता में, मतलब इनको कमेटी में शामिल किया गया था। इनके अनुसार क्या हुआ, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की सूची जारी की गई। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखिए किनको किनको दिया गया है। नियमित श्रेणी का तो जूडो फेलिक्स सेविस्टन जो हॉकी के हैं उनको दिया गया है। ओगेश मालवी जो मलखम्ब से हैं, मलखम्ब आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है। जसपाल राणा जो शूटिंग से आते हैं, इनको दिया गया है। और कुलदीप कुमार होड, उनको बुश के क्षेत्र में दिया गया है। और गौरव खन्ना जो क्या है, पैरा बैडमिंटन है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी याद रखिएगा, ये किसको किसको दिया गया। धर्मेंद्र तिवारी जो तीरंदाजी खेलते हैं, पुरुषोत्तम राय जो एथलेटिक्स से हैं, शिवम सिंह बॉक्सिंग से, रोमेश पठानिया हॉकी से, कृष्ण कुमार हुड्डा जो कबड्डी से आते हैं, विजय भालचंद मनेश्वर जो पैरा पावर लिफ्टिंग से हैं, नरेश कुमार जो टेनिस खेलते हैं, और ओम प्रकाश दाहिया जो कुश्ती खेलते हैं। तो इन सभी को क्या किया गया कि लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो ये चीज़ भी क्या रखिए, आप याद रखिए। अर्जुन अवार्ड के कितने लोगों को दिया गया है? तो ये याद रखिए 27 लोगों को दिया गया है। तो इसमें जो मेन नाम है तो वो याद रखना है आपको। जैसे अतुल दास जो कि स्केल से आते हैं तीरंदाजी। दूसरा किसको, दूती चंद का नाम याद होना चाहिए। दूती चंद उड़ीसा से आती हैं, इसलिए इनका नाम याद होना चाहिए। ये कौन है? एथलेटिक्स है। तो दूती चंद को पूछेगा कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो आप याद रखिएगा इन्हें कौन दिया गया है, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें किसका नाम रखना है? ईशांत शर्मा जो क्रिकेटर हैं उनको, दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेटर हैं, दोनों शर्मा को याद रख लिए, ये क्रिकेटर हैं, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसमें आगे आपको नाम रखना है मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ये दोनों किस खेल से आते हैं? शूटिंग से आते हैं। दीपक को नाम याद रखिए, जो दीपिका और दीपक दोनों, दीपिका जब पूछेगा कि कंफ्यूजन वाला नाम हो गया है तो दीपिका जब आएगा तो हॉकी से हो जाएगा, दीपक जब हो जाएगा तो कबड्डी से। ठीक है, ये भी चीज़ें याद होना चाहिए। और किसका नाम आपको याद होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, बिगेश ब्रिगवंशी जो बास्केटबॉल से हैं, इनका नाम याद होना चाहिए। और अतुल दास जो क्या है, तीरंदाजी खेलते हैं। तो ये आपको 7-8 करीब इसमें से 10 नाम आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है? अगली स्लाइड पे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया है। तो याद रखिएगा कि उभरती हुई प्रतिभा की पहचान और पोषण में लक्ष्य इंस्टीट्यूट आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को दिया गया है। ठीक है, कि कौन सा अवार्ड? उभरती हुई प्रतिभा के पहचान और पोषण के लिए, मतलब वो अभी नई आई हैं और अच्छा काम कर रही हैं, साथ में क्या है उनका पोषण जो है उसका भी अच्छा ख्याल रखें। तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट जो है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, इसको दिया गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी जानते हैं, जो कंपनी एक्ट का CSR बना था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जरिए किसको दिया गया है? तो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए ONCG की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि CCR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए जो खेल प्रोत्साहन दिया गया, तो इस बार किस कंपनी को दिया गया? तो याद रखिएगा ONCG को।
खिलाड़ियों के लिए रोजगार और खेल कल्याण उपाय के लिए किसे दिया गया है, तो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को। विकास के लिए किसे दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। तेनजिंगी नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको किसको दिया गया है, तो ये लैंड एडवेंचर का दिया गया है अनीता देवी को। कर्नल किसको दिया गया है, सरफराज सिंह को। ताका तामुल को दिया गया है, नरेंद्र सिंह को दिया गया है। केवल हिरेन कक्का को दिया गया है। वाटर एडवेंचर किसको दिया गया है, ये याद रखिएगा, सत्येंद्र सिंह को। एयर एडवेंचर किसे दिया गया है, गजानंद यादव को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, स्वर्गीय मग्न बिस्सा को। मौलाना ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दिया गया है, तो ये याद रखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है उसको दिया गया। कौन सा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी दी जाती है, जिसको हम मक्का का नाम से जानते हैं, तो याद रखिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो कहाँ, चंडीगढ़ में है। ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड याद रखिए किसको किसको दिया गया है, जो मेन है। जैसे इसमें एक आपको कुलदीप सिंह भुल्लर जो एथलेटिक्स से आते हैं उनका नाम याद रखना है। मनप्रीत सिंह जो कबड्डी खेलते हैं उनका नाम याद रखना है। लखा सिंह जो मुक्केबाजी से आते हैं उनका नाम रखना है। यन ऊषा का नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग से आते हैं। नेतपाल हुड्डा ये कुश्ती से आते हैं। नंदन पी पाल जो क्या है, टेनिस से आते हैं। और स्वर्गीय श्री सचिन नाग जो तैराकी खेलते हैं। और सत्य प्रकाश तिवारी, इन सभी के नामों क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके 100% यहाँ से क्वेश्चन आप बनेंगे। और आप लोग अपनी पढ़ाई पे पुनः वापस लौट आइए, क्योंकि अब थोड़ा अपनी पढ़ाई में आपको तेजी लाना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी एग्जाम क्या होने हैं, चालू हो जाएंगे। हाँ, अब अगला स्लाइड बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में है। उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। ये देश इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है, याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल। इजराइल आप सभी जानते हैं, इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। यहाँ करेंसी क्या चलती है, इजराइल शिलिंग चलती है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता होगा, बेंजामिन नेतान्याहू जी है। रूल लिबरेंट यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। आपको मैंने 3 क्षेत्रों के नाम बताए थे, गाजा पट्टी, वेस्टर्न बैंक और गोलन हाइट। तो गोलन हाइट को आपको पता होना चाहिए किसके नाम पे रखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है, ये चीज़ याद होना चाहिए। अभी वेस्टर्न बैंक को लेके क्या हो गया है, खाड़ी देश जो कौन है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ क्या हो चुका है, इसका समझौता हो चुका है। इजराइल और यूएई के बीच कहीं कहीं आपको 49 वर्ष दिखाएगा, कहीं कहीं आपको 72 वर्ष दिखाएगा। तो याद रखिए कि 49 वर्ष दोनों क्या है कि ऑप्शन याद होना चाहिए। तो इनकी दुश्मनी जो थी तो वो क्या हुई है, खत्म की, मतलब इस क्षेत्र को लेकर 49 वर्षों से लड़ाई थी। बाकी इसकी लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है इन सभी खाड़ी देशों से, वो 72 वर्षों से दुश्मनी चलती है। ठीक है, तो इसे कौन से एकॉर्ड के नाम से जाना गया था, आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके बीच पीछे की बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इजराइल और यूएई के बीच जो अभी समझौता हुआ उसे और किस नाम से जानते हैं, तो उसे अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसको समझौता कराने में सबसे बड़ा सहयोग किसका, कौन से देश का था, तो इसमें किसका था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने इन दोनों देशों को मिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये याद रखिएगा कि इजराइल और यूएई के बीच जो समझौता है उसे किस नाम से जानते हैं हम, इसको अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ क्या सहयोग योजना पे क्या संयोजन किया है। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का क्या करेंगे, समाधान। आप जानते हैं कि वहाँ पे वेस्टेज जो जेल होता है उसका सबसे अच्छा जो उपयोग हुआ जाता है वहीं पे होता है, कहाँ, इजराइल में। और जो डीप सिंचाई सबसे पहले किसी देश ने स्टार्ट की थी तो भी इजराइल है, मतलब डीप सिंचाई बूंद बूंद का जो जल होता है वो किसने स्टार्ट किया था, इजराइल ने किया था। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी जैसे डीप सिंचाई खेती किसानों की सहायता करेंगे। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से निपटाएगी और देश के बाकी हिस्सों में भी भूजल की प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन एक आदर्श बन जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ, आनंदीबेन पटेल। ठीक है,
आप सभी को पता ही है कि हाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ पे 80 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं 404 हैं ये चीज़, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं 31 हैं। आप सबको ये भी पता होना चाहिए इस समय जल वाटर मंत्रालय जो बना है उसके मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगले चलते हैं। अगला आपका क्या है कि इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C45 का क्या किया है, जलावंतरण किया, मतलब उससे भारतीय तटरक्षक जो ICG है इसने ये कहाँ किया है आपको पता होना चाहिए कि सूरत जो गुजरात में इंटरसेप्टर नाव है जिसको किया है जलवांतर कर दिया गया है। इंटरसेप्टर बोट जो है ICGS C454 का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है, तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी, जो कब बनी थी 1938 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसकी अधिकतम गति कितनी रहेगी, 45 रहेगी, और समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चलेगी। हाल ही में लॉन्च की गई इंटरसेप्टर बोट जो है ICGS C454 जो है 127 मीटर लंबी नाव है। इसमें 500 समुद्री मील के दूरी रेंजर पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया। भारतीय तटरक्षक के इसमें महानिदेशक कौन है, याद रखिए कृष्णस्वामी नटराजन। कृष्णस्वामी नटराजन जी इसमें क्या है, इसके निर्देशक जी। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला बेहद इंपॉर्टेंट, आपको एक वायरस से छुटकारा नहीं मिला कि दूसरा वायरस देखने को मिलने लगा है। स्पेन जो है, स्पेन के वेस्टर्न नाइल वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की, मतलब स्पेन जो देश है अभी जहाँ कोरोना भी अच्छा खासा हुआ था, तो वहाँ पे क्या है कि अभी वेस्टर्न नाइल नामक एक जो वायरस है उसके कारण मौत क्या है दर्ज की गई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे फैलता है इसकी हिस्ट्री जान लीजिए कि 21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा, ये किसके द्वारा फैलता है, मच्छरों द्वारा जो फैलाया गया कौन सा वायरस, वेस्ट नील वायरस के प्रकोप के कारण स्पेन में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसका इतिहास जान लीजिए। वेस्टर्न नाइल जो वायरस है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार कब देखा गया था, तो 1937 में। कहाँ देखा गया था, युगांडा जहाँ की राजधानी कंपाला है। यह पक्षियों में पाया जाता है और मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता था। आपसे पीछे क्या पूछेगा, ये किस जीव में पाया जाता है, ये पक्षियों में पाया जाता है और कहाँ, मच्छरों के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। भारत में कहाँ देखा गया था, तो मार्च 2019 में केरल के वेस्ट में ये देखा गया था, वेस्टर्न नाइल वायरस की सूचना मिली थी। वेस्टर्न नाइल वायरस का संक्रमण कैसे फैलता है, ये याद रखिए। वेस्टर्न नाइल वायरस क्या है, पक्षियों से मच्छर तक, मच्छरों से घोड़ों तक और स्तनधारियों तक फैलता है। वायरस अंग प्रत्योत्पन्न या स्तन और रक्त आदान के माध्यम से मनुष्यों में भी क्या हो जाता है, ये संचारित है। अब तक मानव से मानव वेस्ट नाइल वायरस की संचरण नहीं हुआ, ये याद रखिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वेस्टर्न जो आपका वेस्टर्न नाइल वायरस है, मानव से मानव में संचरण हुआ है, तो अब तक नहीं हुआ है। वेस्टर्न नाइल बीमारी कैसे होती है, एक क्या है कि गंभीर बीमारी जिसको किस नाम से जाना जाता है, नीरोरी इनवेंशियम बीमारी के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न नाइल वायरस एक RNA वायरस है। कौन सा वायरस है, एक RNA वायरस है, जो क्या होता है कि बुखार का कारण बनता है। और वायरस से क्या है, कौन से परिवार से संबंधित है, ये याद रखिए, फेलेविरेट परिवार से ये संबंधित है। फेलेविरेट परिवार में क्या होता है, जिंका वायरस, येलो फीवर वायरस और डेंगू वायरस भी शामिल है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि ये वायरस कौन से परिवार से बिलोंग करता है, तो फेलेविरेट परिवार से बिलोंग करता है, जिसमें कौन कौन से वायरस आते हैं, जिंका वायरस आता है आपका, येलो वायरस फीवर भी आता है और डेंगू वायरस आता है। वेस्टर्न नाइल वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इस वायरस को अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त और ऊतकों से भी प्रसारित किया जाता है। इनकी प्राथमिक मेजबान क्या होता है, मतलब इसकी प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, पक्षी होता है। मनुष्यों के अलावा ये घोड़े में फैलता है। सबसे अधिक प्रभावित होते हैं घोड़ों के लिए टीके उपलब्ध, परंतु मनुष्यों के लिए नहीं। घोड़ों के लिए टीका उपलब्ध हो चुका है, लेकिन अभी मनुष्य जो है उनके लिए भी टीका उपलब्ध नहीं हुआ है। याद रखिए। आगे स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड आपका क्या है, हाँ, इलेक्शन कमीशन से बनी हुई न्यूज है कि जो अशोक लवासा जी अभी क्या है, चुनाव आयुक्त पद छोड़ के गए, तो उनकी जगह पर अभी कौन आया, तो राजीव कुमार। याद रखिएगा, ये पूर्व वित्त सचिव हैं, कौन, राजीव कुमार। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 324 आयोग है, ये कौन सा इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है, 324 में। तो उसके तहत क्या हुआ,
इलेक्शन कमीशन के जो आपके नए बनाए गए हैं, कौन है? राजीव कुमार। आपसे क्वेश्चन अब थोड़ा सा आर्टिकल याद हो गया है बच्चों को, तो क्या पूछ सकता है? थोड़ा सा टफ करना है, तो क्या करेगा? पूछेगा कि जो चुनाव आयुक्त का आर्टिकल नंबर 324 है वो कौन से पार्ट्स में आता है? तो याद रखिए, भारतीय संविधान के 15वें नंबर भाग में आता है। ये भारत के द्वारा चुनाव आयोग की गई। यह चुनाव संबंधित, पहले चुनाव आयोग के पास केवल एक चुनाव आयुक्त होता था। हालांकि चुनाव आयुक्त अधिनियम कब संशोधन हुआ था? पहली बार 1989 में, के बाद कई चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं। कब से ये क्या हुआ? जब से संशोधन हुआ। चुनाव आयुक्त के कार्य क्या क्या हैं? चुनाव आयोग जो है संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर क्या करता है? पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारण करता है। तो याद रखिए, किस आयोग पे? परिसीमन आयोग के अधिनियम के तहत क्या करता है चुनाव आयोग? काम करता है। ये सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करके मतदाता सूची तैयार करता है, फिर उसे संशोधित करता है, फिर नामांकन पत्रों की जांच करता है। ये पीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो ये याद रखिए जो नीचे बन रही है। यह नामांकन पत्रों की जांच करने वाले सभी तिथियों कार्यक्रमों में सूचित करेगा। सभी दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, और दलों के बीच जो विवाद होता है तो उसको भी चुनाव आयोग की एक अदालत होती है, उस रूप में भी काम करता है। यह चुनाव आयोग दौरान टीवी, रेडियो जैसे सभी राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करता है। यह राष्ट्रपति को सांसदों की अयोग्यता की सलाह देता है। साथ ही यह विधायक की अयोग्यता पर राज्यपाल को भी सलाह देता है। ये याद होना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो चुनाव आयुक्त है वो जो विधायक होते हैं तो वहाँ के राज्यपाल को सलाह देता है कि नहीं देता? तो याद रखिए, देता है, ठीक है। और राष्ट्रपति भी को भी सलाह देता है। किसको? जो सांसद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको क्या करता है कि उनको भी अगर वो अयोग्य हैं तो ये सलाह देता है। अब विधायक को क्या बोलते हैं? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये चीज़ें याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बना हुआ है। हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा किस बौने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया गया है? एरिस को दिया है, सेरेस को दिया है, कि मकमक को दिया है, कि हामिया को दिया है? तो किसे दिया है? माँ के मेघ को दिया है। शोधकर्ताओं ने बौने ग्रह सेरेस को क्या किया है? महासागर की दुनिया का दर्जा दिया गया है। कि कहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कहाँ के? नासा के डॉन स्पोर्टक्राफ्ट द्वारा एकत्रित किया गया ये डाटा है। नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर कम्युनिकेशन एंड नेचर जियोग्राफी जर्नलों के द्वारा क्या किया गया? इसे प्रकाशित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि नासा कब स्थापित हुई थी? ये कहाँ की एजेंसी है? नासा 1958 में बनी थी। ये कहाँ? अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है। याद रखिए, अभी इसी नासा ने वहाँ पे प्राइवेट एजेंसियाँ भी चालू हो रही, जैसे एलन मस्क जो है, जो उन्होंने एलन मस्क नामक करके एक संस्था चलाई है जो प्राइवेट में क्या करेगी? लोगों को अंतरिक्ष में घुमाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने एनआरआई पढ़ा हुआ है, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उसका ये पूछेगा। आप देखिए, डीप के क्वेश्चन हम बना के आपको लाए हैं, इसीलिए लाए हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आपको आना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ नीच में रहती है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या किया है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरआई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को प्रस्ताव को क्या है? मंजूरी दे दी। एनआरआई किस अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी अधिनियम 2013 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत, कि क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904। तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरआई की स्थापना कैसे मंजूरी मिली है? जो एक सामान्य पात्रता, जो सीईटी आपका एग्जाम लेगा, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट के प्रथम लेवल की क्या होगी? परीक्षा प्रारंभिक होगी, जो 3 साल तक इसका क्या होगा? आपका स्कोर की वैधता होगी, मतलब वैलिड होगी। वर्ष में कितने बार? 2 बार आयोजित कराई जाएगी। तो ये किस अधिनियम? एनआरआई सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत हुई है। इतना चीज़ आपको याद रखना है बस। इससे ज़्यादा आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा टफ करेगा तो ये चीज़ आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NHAI के साथ वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग के लिए NHAI द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? हरित भारत,
हरित पथ, हरित संकल्प, हरित यात्रा। तो कौन सा? हरित पथ नामक ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? याद रखिएगा, भारतमाला प्रोजेक्ट आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। 2019-20 में NHAI के द्वारा कितना भारतमाला प्रोजेक्ट का कितने किलोमीटर रोड बनी है? 3,979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यह हासिल किया गया है। उच्चतम राजमार्ग मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा है। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ये प्रथम चरण कब से? 2017 से काम करना चालू किया है। 2022 तक इसे 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या है? निर्माण की मंजूरी दी। हाईलाइटेड याद रखिए, यह योजना मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार पर काम करती है। यह नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी दी, मतलब उत्तर से जो पूर्व है ना, जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट आते हैं उनके बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका मेन ध्यान है, मतलब प्रमुख इसको दायित्व दिया गया है। और यह पड़ोसी देशों के साथ सह संपर्क का भी आह्वान करता है। इस परियोजना के तहत 24 एकीकृत चेक पोस्ट की पहचान की गई। वैसे जो बॉर्डर की रोड होते हैं BRO बनाता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप सबको NHAI के बारे में पता होना कि NHAI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके इस समय जो चेयरमैन है कौन है? सुखबीर सिंह सिद्धू हैं। कौन है? सुखबीर सिंह सिद्धू। इतना चीज़ें आपको NHAI के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी और चीज़ें बाकी हैं, उसको भी याद रखिएगा। ये क्या करेगा? इस एप्लीकेशन के बारे में याद रखिए कि 1.5 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पे जोर दिया गया है। और ये क्या करेगा? हर 3 महीने में पौधों की तस्वीर क्या करेगा? अपलोड करेगा। महत्व क्या है? इस एप्लीकेशन से लॉन्च होने से देश में क्या होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के पास क्या होगा? हरा भरा दिखेगा। ठीक है, मतलब हरित जड़ का विकास होगा। जुलाई 2020 में NHAI के क्या की गई थी? घोषणा की गई थी गुणवत्ता और सेवा के आधार पर। ठीक है, इसको रैंक दिया जाता है। ये भारत में बोलते हैं कि अच्छा काम कर रही है। ठीक है, हरित भारत संकल्प किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आप सभी को मैंने बता दिया, NHAI के द्वारा। मुख्य बिंदु याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में चलिए अगला देख लेते हैं। आपका क्या है? हाँ, स्ट्रैटेजी के में देखिए, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, पटना में है, तो कोलकाता में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, अरुणाचल प्रदेश में कि गोवा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। याद रखिएगा, सलाल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ब्यास नदी पे, रावी पे कि सतलज पे कि चिनाब पे कि सिंधु पे? किस पे बनाया गया है? चिनाब नदी पे। याद रखिए, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजी के का भी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अभी आप एक दिन ये न्यूज में था, तो इसका मुख्यालय बताइए कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, वियना में है कि जिनेवा में है कि पेरिस में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक किया कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है निजी बेहद इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में क्या है कि बनेगी ही बनेगी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। ठीक है।